ये यूपी की सबसे दिलचस्प सियासी लड़ाई है, जहां विरोधियों से तो मुकाबला है ही, लेकिन घर में भी घमासान छिड़ा हुआ है। खबरें हैं कि मुलायम घराने में घमासान छिड़ चुका है। चाचा शिवपाल यादव और भतीजे अखिलेश यादव का टकराव अब खुलकर दिखने लगा है। सूत्रों का दावा है कि शिवपाल यादव की मर्जी से बाहुबली मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ। हालांकि पार्टी की साफ सुथरी छवि पर जोर देने वाले अखिलेश यादव इसके खिलाफ थे। बताया जा रहा है कि विलय में यूपी के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री बलराम यादव की बड़ी भूमिका थी। कहा तो यहां तक जा रहा है कि विलय का ब्लूप्रिंट तय करने के लिए बलराम यादव मुख्तार अंसारी से जेल में मिलने भी गए थे और विलय होते ही सीएम अखिलेश यादव ने बलराम यादव को कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया। मुझे सब चीजों पर नहीं कुछ कहना है। नेताजी समाजवादी पार्टी के जो मेरे रिश्ते हैं आप परिवर्तनीय हैं। नेताजी की इजाजत से ही पार्टी में शामिल कराया है दोनों भाइयों को। पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और ये तो मुख्यमंत्री का अधिकार है किससे काम लेना है, किसको मंत्री बनाना है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव का टकराव सामने आया है। इससे पहले भी अखिलेश के दो करीबियों सुनील यादव साजन और आनंद भदौरिया को पार्टी से बर्खास्त किए जाने के मामले में मुलायम परिवार का टकराव सामने आ चुका है। समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया है, इतना लोगों को जोड़ा है और जिस समय पार्टी के नेता कार्यकर्ता जमीन पर काम करने लगेंगे, बूथ का इंतजाम ठीक कर लेंगे, आपको किसी भी दल की जरूरत नहीं पड़ेगी, अकेले आप बहुमत में आ सकते हैं। लेकिन पार्टी या परिवार का टकराव सिर्फ समाजवादी पार्टी तक सीमित नहीं है। मायावती को बड़ा झटका देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीएसपी छोड़ दी है। उनका आरोप है कि मायावती टिकटों की नीलामी कर रही हैं और डॉक्टर अंबेडकर कांशीराम के विचारों की हत्या कर रही हैं। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। श्री मुलायम सिंह यादव की तरह इनका परिवारवाद वाला मोह जो है वो नहीं हटा। पहले श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ये बताएं कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को कितना पैसा दिया इसके एवज में। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे में परिवार और पार्टी के भीतर हो रहे ये टकराव चुनाव के समीकरण पर कितना असर डालेंगे, इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार है जिस पर विकास की जिम्मेदारी है, साफ सुथरे शासन की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी का संगठन जिस पर चुनावी रणनीति बनाने की जिम्मेदारी है। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी इन दोनों के बीच उलझ कर रह गई है? आखिर क्यों बार बार सरकार और संगठन का टकराव सामने आ रहा है? लेकिन मामला यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी का नहीं है, क्योंकि एक बड़ा झटका तो बीएसपी को भी लग गया। यानी एसपी से लेकर बीएसपी तक विरोधियों से मुकाबले से पहले घर में ही घमासान मच गया है। लेकिन बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी का, जहां एक ही घर के दो बड़े नेता आमने सामने दिख रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर है आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट, चाचा वर्सेस भतीजा। और इस पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तारुफ आपका करा दे तमाम हमारे मेहमानों से। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अनिल बलूनी है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह है, बीएसपी से हमारे साथ सुधींद्र भदौरिया है और समाजवादी पार्टी से पंखुड़ी पाठक हैं। आप सभी से राय जानेंगे और सबसे बातचीत करने से पहले यहाँ पर यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार मुलायम घराने में जो ये घमासान है वो पहली बार नहीं हुआ है, ये असल में पुरानी बात है। अब देखिए, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में टकराव सामने आ गया है। शिवपाल यादव पार्टी के बड़े दिग्गज नेता हैं। कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय से अखिलेश खासे नाराज हो गए, ऐसा सूत्र बताते हैं। अब विलय में भूमिका निभाने वाले मंत्री बलराम यादव की उन्होंने कैबिनेट से छुट्टी कर दी। उसके बाद एक बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। शिवपाल यादव की इच्छा के मुताबिक दरअसल ये विलय हुआ था, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया।
वैसे पहले भी अखिलेश और शिवपाल यादव का टकराव सामने आ चुका है। अगर इतिहास के पन्ने पलटे तो ये बात सामने जरूर आती है। दिसंबर 2015 में अखिलेश के 2 करीबियों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। नाम है सुनील यादव साजन और आनंद भदौरिया, जिनको बर्खास्त किया गया था और दोनों को हटाए जाने के पीछे शिवपाल यादव की भूमिका बताई गई थी। अखिलेश ने पार्टी के इस फैसले का कड़ा विरोध भी किया था और विरोध जताते हुए, आपको याद होगा, सैफई महोत्सव के उद्घाटन में अखिलेश यादव नहीं पहुंचे थे। अब अखिलेश के विरोध के बाद पार्टी में दोनों की वापसी भी कर दी गई, यहां तक कि उन्हें एमएलसी भी बना दिया गया था और फिर दोनों को विधान परिषद का, जैसा हमने आपको बताया, परिषद सदस्य बनाया गया। तो ये जो लड़ाई है आखिरकार घमासान किस बात का है? घराने में ही जो चाचा वर्सेस भतीजा की जो ये वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, आखिरकार ये कहां जाकर रुकती है और शुरुआत हुई है तो बात कितनी दूर तलक जाएगी? इसी के लिए सबसे पहले डिस्कशन में मैं सबसे पहले पंखुड़ी पाठक के पास आऊंगी। पंखुड़ी, ये आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, बलराम यादव को बर्खास्त क्यों किया? क्या कैबिनेट में तो बदलाव होते रहते हैं, आखिरकार कुछ विभाग में गड़बड़ी थी या फिर यही सही बात है कि एक वर्चस्व की लड़ाई है? देखिए, बहुत दिनों से ये बात न्यूज़ में है और सब लोग जानते हैं कि कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कई नए चेहरों को कैबिनेट में इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको चलते ही ये निर्णय लिया गया है। इसको अब मीडिया अपनी तरह से और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से इसको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे किसी तरह की नाराज़गी या और कोई वजह नहीं है। लेकिन अभी आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे हमारी बैठक भी होने वाली। बदलाव तो व्यापक पैमाने पे होगा ही, वो आगे होगा भी, लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठ रहे हैं ना पंखुड़ी? नहीं, टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है। हमारी संसदीय अभी जो कमेटी है उसकी 25 तारीख को बैठक है और 2-4 दिन में ही आप देखेंगे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन लोग नए इसमें आएंगे और कौन लोग हटाए जाएंगे। तो इसका हमें इंतजार करना चाहिए और किसी भी अभी निर्णय पर नहीं आना चाहिए। अनिल बलूनी, आपके पास मैं आऊंगी। क्या आपको लगता है कि स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत ही बलराम यादव को बर्खास्त किया गया है? देखिए, जब से बलराम यादव को हटाया गया है, टीवी पे बहुत स्पष्ट साफ बातें चल रही हैं। सब लोग देख रहे थे कि वास्तविकता उत्तर प्रदेश के अंदर क्या है। 2012 में जिन नारों के साथ अखिलेश यादव आए थे, जो स्वच्छ राजनीति की बात, एक नया लड़का विदेश से पढ़ के आए और नई नई बातें जो समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे थे, आज वो सब स्पष्ट होकर दिखाई दिया 4 साल के बाद। आज दिखाई दिया कि अखिलेश यादव ने जब उनका काम, जो उन्होंने विकास की बात की थी, वो पूरी नहीं कर पाए। जो वो आज बात कर रहे थे शिक्षा, लोगों को शिक्षा देने की बात, वो पूरी नहीं कर पाए। सड़क की बात पूरी नहीं कर पाए, पानी की बात पूरी नहीं कर पाए। उनके सारे वादे जब झूठे हो गए तो अब उन्होंने सांप्रदायिकता का कार्ड खेला है। अब उनके सच्चा चेहरा सामने आ रहा है कि वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह के लोगों को पार्टी में लाया जा रहा है। अभी समाजवादी की पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि नए चेहरों को आने वाले, अरे इसी प्रकार के चेहरे आने वाले हैं क्या? इसी तरह के चेहरे आने वाले? अनिल जी, एक बात बताइए, आपकी पार्टी तो बहुत खुश होगी आज। सपा से भी बड़ी खबर आई, बीएसपी से भी बड़ी खबर आई, बड़े बड़े चेहरे बाहर कर दिए गए। क्या इसका फायदा आप बीजेपी के लिए मानते हैं? और क्योंकि आंसर की शुरुआत में ही आपके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी। देखिए दोनों पार्टी का जो नैसर्गिक चरित्र है वो सामने आ रहा है। दोनों पार्टी का नैसर्गिक चरित्र है। समाजवादी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है, गुंडाई का चरित्र है, अपराधीकरण का चरित्र है, वो सामने आ रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी का जिस तरह का चरित्र है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य आरोप लगा के गए हैं, मैं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए वो आरोप पहले से लगाए जाते रहे। इस तरह हाथी के जो देख कर खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग है, वो साफ उसमें दिखाई दे रहा है। इसलिए दोनों पार्टियों का जो नैसर्गिक चरित्र है वो इस आज के दिन सामने आया है। जी सुधींद्र भदौरिया, सबसे पहले दिन की शुरुआत में तो शायद चेहरे पर मुस्कान जरूर होगी, क्योंकि बीएसपी में, माफ कीजिए, समाजवादी पार्टी में जिस तरीके के बदलाव हुए, लेकिन शाम आते आते आपकी पार्टी का भी एक विकेट गिर गया और बहुत बड़े आरोप के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य बाहर गए हैं। टिकट बेचने का आरोप लगाया उन्होंने मायावती पर। आपने जो तमाम सवाल उठाए हैं उनका मैं एक एक करके उत्तर देना चाहूँगा। देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के बारे में आपने कुछ कहा, कुछ हमारे बारे में कहा, कुछ बीजेपी के महोदय ने भी, जो यहाँ उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात रखी। मैं एक एक करके सभी उत्तर दे देता हूँ। जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, वो शामिल कर रहे हैं किसको? मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी
उन तमाम लोगों को जिनका पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं देश में नाम है अपराधीकरण के लिए। और ये कोई नई चीज नहीं है। ददुआ जो माना हुआ गिरोह था डाकुओं का, उनके लड़के को एमएलए बनाया इन्होंने फूलन देवी को एमपी बनाया था। तो इनके पार्टी का जो चरित्र है और जिसको मजबूत करने की कोशिश की जा रही है इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ये रामवृक्ष यादव जो उनके लिए एक बहुत बड़े सिपह सालार थे, वो किसी तरह से अब नहीं रहे, क्योंकि ये लोग पूरी योजना बनाए हुए थे। वहां पर उन्होंने हजारों लोगों को पाल रखा था इलेक्शन के लिए, और वो सब पूरा टूट गया। तो अब इनको हर जगहों पर रामवृक्ष यादवों की जरूरत है, और इसीलिए उन्होंने इन लोगों को शामिल किया है, विलय कराया है। और मैं दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूं, हम पर आरोप लगा रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र नहीं देख रही है। किस तरह से इनके जो मंत्री हैं, केंद्र में बैठे हुए मंत्री, वो कहती हैं निरंजन ज्योति कुछ रामजादे हैं और बाकी हरामजादे हैं। इनके मंत्री कहते हैं कि इन लोगों को बंगाल की खाड़ी में खदेड़ दिया जाए, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे विचार के लोग हैं, उनको अरब सागर में फेंक दिया जाए। जी सुधींद्र भदौरिया, आपके जवाब पर मैं सवाल जरूर जानूंगी, और जिन जिन पर आपने निशाना साधा है उन्हीं से सवाल पूछती हूँ। पंखुड़ी पाठक, बहुत बड़ा इन्होंने आरोप लगाया है कि गुंडों की पार्टी बना दी गई है। अखिलेश यादव कहते हैं कि साफ सुथरी छवि वाले लोग होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मुख्तार अंसारी को क्यों शामिल किया जाए पार्टी में? मैं भदौरिया जी की परेशानी अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। आज बहुत बड़ा झटका इनकी पार्टी को लगा है, और जो बात पहले भी भदौरिया जी बोलने दीजिए एक मिनट, पहले भी ये आरोप मायावती जी पे पहले भी लग चुका है, अखिलेश दास जी ने भी ये आरोप लगाया, और तमाम और नेताओं ने ये आरोप लगाया, और पूरा देश ये बात जानता है कि किस तरह से बसपा में पैसे की लेन देन होती है, चाहे वो आपके थानों से उगवाई की बात हो, चाहे वो अफसरों के तबादले की बात हो, चाहे वो टिकट के तो रेट फिक्स रहते हैं। आप पैसा लाइए और आप टिकट ले जाइए। यहाँ पर एक ही क्राइटेरिया है, हर चीज पैसे से खरीदी बेची जा सकती है। जहां तक हमारे ऊपर लगाए गए आरोप की बात है, तो एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जनता भी ये बात जान ले, भदौरिया जी भी ये बात जान ले कि मुख्तार अंसारी को पार्टी में नहीं लिया गया है। कौमी एकता दल एक पार्टी है जिसमें बहुत सारे कार्यकर्ता है और भी अन्य नेता है, और ये बात शिवपाल जी ने अपनी कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दी थी कि जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हीं लोगों को हमने पार्टी में लिया है, उसके सिवाय हमने किसी को पार्टी में नहीं लिया। और आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से ये बात बोली है कि किसी भी तरह के गुंडों को, माफियाओं को, या उन लोगों को जो कि गुंडों का समर्थन करते हैं, उनको इस पार्टी में कोई उनकी कोई जगह नहीं है, नहीं लिया जाएगा। उसके जनक है मुख्तार अंसारी का कौमी पार्टी में वही स्थान है जो मुलायम सिंह का समाजवादी पार्टी में जनक है, तो हमने उनको थोड़ी दिया है, हमने उन्हें थोड़ी टिकट दिया है। अगर हम उन्हें कोई दर्जा देते, टिकट देते, तब आप हम पे आरोप लगाएंगे। उन तमाम कार्यकर्ताओं की क्या गलती है जो कि समाजवादी पार्टी में आना चाहते थे कि आज के डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में हर पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। जो छवि है, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। पंखुड़ी, आप अपना पॉइंट रखें, फिर आपसे आग्रह करती हूँ मैं सुधींद्र भदौरिया जी, पंखुड़ी को बोलने दीजिए, फिर अपना जवाब दीजिए। दोनों एक साथ लोग बोलेंगे, समझ नहीं आएगा कौन क्या बोल रहा है। पंखुड़ी बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कौमी एकता दल भी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, पूर्वांचल में उसका अच्छा अस्तित्व है। उनके कार्यकर्ताओं की और उनके नेताओं की मंशा थी कि वो इस पार्टी से जुड़े, और यही सोचकर वो हमारी पार्टी से जुड़े हैं। मुख्तार अंसारी जी की जहां तक बात है, हमने उन्हें पार्टी में नहीं शामिल किया है, ये हम कई बार स्पष्ट कर चुके हैं। अब इस पे इस तरह की बयानबाजी आप अपने राजनीतिक अगर फायदे के लिए करते रहेंगे तो उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। जी अनिल बलूनी जी, आपके पास जरूर आऊंगी, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, अभी आपने अभी स्टूडियो डिस्कशन में भी देखा किस तरह बीएसपी एसपी के बीच घमासान हुआ, जो कि असलियत में भी देखा जा रहा है। अब अगर इसमें फायदे की बात की जाए इस कलह की, आपको लगता है बीजेपी को फायदा होता नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि हालांकि आपका स्टेक कुछ ज्यादा नहीं है स्टेट में, लेकिन उसके बावजूद क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? देखिए, राजनीति हम लोग सिर्फ फायदे के लिए नहीं करते हैं, और लोग करते होंगे, आप लोग सोचते होंगे, और आपने जो शुरुआत की वो एक एक करके सबका जवाब दे देता हूँ। ये एक पार्टी का या दूसरी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बसपा का या सपा का, किसको ज्वाइन करता है, किसको मुख्यमंत्री अपने कैबिनेट पर रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन हाँ, इतना निश्चित है, इतना ये कन्फर्म भी है
कि गैर कांग्रेसी दलों ने, जिसमें भाजपा, सपा, बसपा, पिछले 28 वर्षों से सिर्फ अपराधियों की राजनीति की, अपराधियों को संरक्षण दिया। किसी ने कम, किसी ने ज़्यादा। सबसे ज़्यादा संरक्षण देने वाली बीजेपी है। अगर हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से ना शुरू करें तो प्रदेश अध्यक्ष से शुरू करते हैं। बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे गिन लीजिए। अभी जो 2 विधायक उन्होंने ज्वाइन करा है उनके बारे में सबको पता है वो क्या है, किस तरह से हैं। मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, लेकिन वो भी हैं। नाम बताइए, प्रदेश उनका अध्यक्ष कौन बीजेपी है? ने किसको बनाया है? जो ज्वाइन किए हैं सपा, भाजपा जो ज्वाइन किए हैं, जो क्रॉस वोट किए हैं, जो असेंबली के हैं, गुड्डू पांडे, कौन पांडे ज्वाइन किए, तो बता मुन्ना दीजिए। चुन्नू पांडे, कौन शर्मा, हाँ सबको, हाँ, ये तो इनको बोलना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ ना कि वो मुन्ना पंडित है क्या, चुन्नू पंडित हैं जो आगरे वाले हैं, जो अभी 2 लोग भाजपा ज्वाइन किए हैं, ये लोग कौन हैं? जितने राजनीति में अपराधियों की शुरुआत किसने की? वो सेहरा जाता है हिंदुस्तान में माननीय कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह जी को। इस प्रदेश में जितने बड़े गिरोह के सरगना थे उन सारे लोगों को मंत्री पद से सुशोभित किया कल्याण सिंह जी ने। तो ये सत्ता के लिए सांप्रदायिकता और अपराधीकरण, ये दोनों बीजेपी करती है। इस पे 1 नंबर पे है पूरे हिंदुस्तान में। उसके बाद ये दोनों और दल आते हैं जी। तो ये कहना कि लाभ हानि, जनता देख रही है। हम इनके पूरे चीज़ों को बताएंगे, दिखाएंगे। मोदी जी कहे थे कि हम लाएंगे ऐसा बिल कि 1 साल में अपराधी जो हैं, जो राजनीतिक अपराधी, उनका फैसला हो जाएगा। नहीं लाते हैं क्योंकि 40% इनके सांसद यूपी से, 1/3 कैबिनेट में इनके मंत्रियों पे गंभीर आरोप हैं। यहाँ तक कि दुराचार के आरोपी तक इनके मंत्रिपरिषद में बने रहे माननीय मोदी जी के। तो ये दूसरे पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। तो अखिलेश प्रताप सिंह कहते हैं कि भाई किसी हैं का अपराध दामन में, साफ नहीं है। जी जी अखिलेश प्रताप जी, अब इसका जवाब भी तो ले लें। इसका जवाब बड़े भाई हैं बीजेपी। जी जी जी, आपकी बात हम जरूर पूरी मैंने तो पॉइंट वाइज नाम वाइज बताए हैं, नाम वाइज बताए हैं कि किस पे अपराध है, कितने अपराध हैं, क्या क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल नाम लेके बताया, हम भी नाम लेके बताएंगे। आपके दर्शक तय कर लें कि कौन सही बता रहा है, कौन गलत। आज कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी क्या 5,000 करोड़ के घोटाले के में बेल पर नहीं है तो अपराधी हैं कि नहीं, ये आपके दर्शक तय कर लें। राहुल गांधी 50,000 रुपए के मुचलके पर हैं कि नहीं, बता दें। आज अगस्ता वेस्टलैंड के घोटाले में सोनिया गांधी का भ्रष्टम लोगों में नाम है कि नहीं, ये आपके दर्शक तय कर लें। क्वात्रोची का पैसा छुड़वाने में सोनिया गांधी ने क्या रोल अदा किया था, ये सब लोग जानते हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस अपने ऊपर आरोप लगा, अपना गिरेबान में झांके। भ्रष्टम पार्टी, 12 लाख करोड़ इस देश के लूट लेने वाली पार्टी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आज अपराधीकरण और भ्रष्टाचार की बात करके बता रहे। और अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कितनी हास्यास्पद सी बातें कर रही थी कि अब अंसारी तो बाहर है, उस पार्टी में नहीं है। अरे रुकिए भैया, रुकिए जरा। अखिलेश जी, आपके दांत बहुत साफ है, लेकिन इनको अभी रुकिए जरा। 2 साल कोलगेट वाली एड बाद में कीजिएगा। मैं और भी बता सकता हूँ। अगर हमारे हंसी पे पीड़ा हो गई, आपकी पार्टी के और हंसी पे पीड़ित हो गए, 2 साल हो गए, आपकी पार्टी की पूरे लूट मारा इस देश को, तो शाम तक 2 साल में लूट मारा। सोनिया गांधी, छोटा मोदी कहाँ गया, राजीव गांधी के बारे में बोलेंगे तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा। सबको पता है, मैंने कहा ना, सबको पता है कि किस तरह से आप लोग अनर्गल आरोप लगाते हैं। और जब से देश आजाद हुआ है तब से आरएसएस के लोग कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते रहे। सोनिया गांधी जब से देश आजाद हुआ है तब से आरएसएस के लोग आरोप लगाने के प्रयास किए हैं, लेकिन कभी आरोप हिंदुस्तान का पैसा भ्रष्टाचार को दिलवाया कि नहीं दिलवाया, और उल्टे लोगों का पैसा खाया कि नहीं खाया, बताइए। 6 साल से सत्ता में क्यों नहीं लिया, बताइए, क्यों नहीं कर लिया, क्यों नहीं कर लिया? का पैसा सोनिया गांधी ने खाया कि नहीं खाया, राहुल गांधी ने नेशनल हेल्थ का पैसा खाया कि नहीं खाया, बताइए। अनिल जी और अखिलेश जी, बातें करने की तो बहुत है, यहाँ पर बहस करने के लिए टॉपिक से कोई कमी नहीं है। अब क्योंकि आज हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो आपसे रिक्वेस्ट है, उत्तर प्रदेश में अगर कॉन्सेंट्रेशन करें तो बेटर होगा। मेरे समय एक एक करके सबसे पहले बलूनी जी, मेरे समय में भ्रष्ट पार्टी के प्रवक्ता बोले हैं, ये देखिए, भ्रष्ट पार्टी के प्रवक्ता मेरे समय में बोले हैं, मैं नहीं बोला हूँ। ये जो भ्रष्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं, बैठे 12 लाख करोड़। अखिलेश जी, बस इनकी बात कंप्लीट, आपके पास आती हूँ जी, जल्दी से। प्रवक्ता हमारे बीच में बोले। मैं जवाब देता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि अंसारी अलग हैं और देखिए उनकी पार्टी अलग है।
अरे कल मुलायम सिंह यादव कोई पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो वो कहे समाजवादी पार्टी अलग और मुलायम सिंह यादव अलग नहीं हो सकते, उसी तरह से अंसारी और उनकी पार्टी अलग नहीं हो सकती। इसलिए समाजवादी पार्टी जी, इसलिए आपकी पार्टी जिस तरह का सांप्रदायिक माहौल बनाना चाह रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कैराना का सच आपने देख लिया। सांप्रदायिक माहौल कौन बनाना चाह रहा है? कैराना के मामले में किस तरह आप लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं? कैराना की सच्चाई सबके सामने आ गई। आपके सांसद हुकुम सिंह की जो सच्चाई थी, अपनी बेटी को चुनाव जितवाने के लिए जिस तरह का माहौल उन्होंने वहां बनाया, झूठी रिपोर्ट बनाई, लोगों के घरों पे जाकर ये लिख दिया कि घर बिकाऊ है, और वो आदमी कह रहा है कि अरे हम तो घर बेच ही नहीं रहे। ऐसे ऐसे लोगों का नाम लिख दिया जो वहां से गए ही नहीं। ऐसे ऐसे आप लोगों ने तो एक पूरी कहानी गढ़ दी सांप्रदायिक दंगे करवाने के लिए। आपने तो कोई भी आपने ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जिससे दंगा भड़के। ये तो हम लोग थे कि वहां पे दंगा नहीं हुआ, वरना आपकी तो पूरी कोशिश थी, आपकी तो पूरी तैयारी वहां पर थी। मतलब एक पूरी नई कहानी आप लोगों ने गढ़ दी। जो लोग मर गए, जो लोग 25 साल पहले वहां से चले गए, आपने उनका नाम लिख दिया लिस्ट में। और आप लोगों ने सांप्रदायिक भावना पर, आप देखिए कश्मीर इतना ज्यादा हम लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। आपने कश्मीर का मजाक उड़ाया, उसको कैराना के साथ जोड़कर। आप तो हर जगह सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं। दादरी में आपने करी, मुजफ्फरनगर में बजरंग दल बीएचपी को आपने खुला छोड़ दिया है कि आप जाइए यूपी में दंगा भड़काइए। आप लोगों का चेहरा सबके सामने आ चुका है, खुल चुका है। कैराना के बाद देश की जनता अच्छी तरह से जान गई है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी के पास एक ही चारा है, ना आपके पास कोई फेस है उत्तर प्रदेश के लिए। 2 साल में आप फेल हो गए। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, काला धन वापस नहीं आया है, ललित मोदी को, विजय माल्या को आपने भगा दिया है। दोनों ही पैनलिस्ट अनिल बरूली जी और पंकड़ी पाठक, आपसे आग्रह करूंगी अपनी बात जरूर रखिए, लेकिन एक साथ ना बोलिए क्योंकि बाकी पैनलिस्ट भी हैं। जी अनिल जी आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। दाऊद इब्राहिम के दोस्तों को आपने अपनी पार्टी में बिठा रखा है, जो उनसे रोज फोन पे बातचीत करते हैं। अरे उनसे बड़ा कोई माफिया डॉन कोई होगा? इतने लोग मरवा दिए, इतने बम ब्लास्ट करवा दिए, उनके दोस्त आपकी पार्टी में घुसे बैठे, आप किसी को क्या नसीहत देंगे? अपने पहले अपने गिरबान में झांककर देखिए थोड़ा। जी अनिल जी और पंकड़ी जी अब ऐसे बहस तो कभी समाप्त होगी नहीं। सुधींद्र जी एक ब्रॉडर सवाल। जी आपके पास जरूर आऊंगी। अखिलेश जी आपके पास आऊंगी। पहले सुधींद्र जी आप एक ब्रॉडर सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अभी एक बहस भी चल रही है और एक सवाल भी मन में उठता है, क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? एक तरफ पार्टी कहती है कि दागी नेताओं को शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद चुनावी फायदे के लिए ऐसे कदम उठाते हुए देखे गए हैं और ये हर पार्टी पर सवाल उठा है, किसी एक पार्टी की बात नहीं है और तमाम पार्टियों में दागी हैं। देखिए, अभी जो मौजूदा बहस का संदर्भ है वो है कौमी एकता पार्टी के विलय से ये संदर्भ इस समय उठा है। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, इतने बड़े नामी गिरामी नाम जो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में नहीं, बाहर विदेशों में भी जाने जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने कितने बार सांसद बनाया फूलन देवी को। समाजवादी पार्टी में शामिल किए जा रहे हैं मुख्तार अंसारी, समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं अतीक अहमद। मैं आपको अगर नाम गिनाते चले जाऊं, राम वृक्ष यादव से और ये क्या नाम है मदन भैया से लेके मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वांचल तक चला जाऊं, आपको इतने नाम मैं गिना दूंगा, सैकड़ों नाम। इनके पास हर जिले के अंदर, हर कस्बे में राम वृक्ष यादव और लेकिन एक दौर में आपकी पार्टी से भी प्रेम रह चुका है, मुख्तार अंसारी का विधायक रह चुके हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं है हमारी पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, मान्यवर काशीराम बहन मायावती जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलती है और उसी रास्ते से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को कैडराइज किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। हम भी उसी से कैडराइज हुए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने इस तरह की पृष्ठभूमि के लोगों को जो शामिल किया है, उसकी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का बहुत बोलबाला बढ़ गया। पर उत्तर प्रदेश के लोग इस बार इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, एक गुंडा राज की वजह से, एक दंगा राज की वजह से। और दोनों ही लोगों ने अपने जो पूरे वादे किए थे, न किसानों के पूरे किए, न बेरोजगार नौजवानों के पूरे किए, बल्कि इन्होंने उन लोगों के साथ धोखा किया। और इन्होंने तो ये भी कहा कि हम काला धन लेके आएंगे वापस, न वो लेके आए। तो देखिए, ये दोनों लोग फेल हो चुके हैं, इसीलिए चाहते हैं जी सुधींद्र जी पॉइंट टेकन समझ गए। अखिलेश प्रताप जी काफी समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए अखिलेश प्रताप जी। जी देखो, आप
एक चंद पंक्तियां मैं भी सुनाना चाहता हूं, पिछले आरएसएस एक पार्टी है जिसका नाम है रॉयल सीक्रेट सर्विस 2025 में बनी थी। अनिल जी आपसे जरूर हम आपको जरूर चांस देंगे। मैं बता दे रहा हूँ जी, सॉरी अखिलेश जी, अखिलेश जी, उसने पूरे जंग आजादी में इस देश के फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाही दी, फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाही दी। अभी थोड़ा सुन लीजिए, अभी और हालत तो आपकी ठीक हो जाएगी। सारे फ्रीडम फाइटरों के खिलाफ गवाही दी, अंग्रेजों का साथ दिया। तो इन्होंने एक लक्ष्य बनाया इस देश में अनिल जी और अखिलेश जी, ये देखिए एक नेशनल डिबेट है, इसमें बारी बारी से बोले बेटर रहेगा। प्लीज अनिल जी, आपसे दरख्वास्त है। अखिलेश जी आप अपना पॉइंट रखिए, फिर अनिल जी मैं आपके पास आऊंगी। और यूपी पे बात कीजिए ना। जब अखिलेश जी मेरे भाई बोल रहे थे उस वक्त आपने नहीं रोका था भाई। मैंने देखिए ऐसे डिबेट तो नहीं आगे चल सकते, क्योंकि देश की जनता इस वक्त देख रही है आप दोनों बड़े लीडर्स को। इसलिए अखिलेश जी आप अपना पॉइंट रखिए, फिर अनिल जी मैं आपके पास जरूर आऊंगी। एक दूसरे के आंसर के बीच में प्लीज कोई कुछ ना बोलिए। जी अखिलेश। तो जब ये अंग्रेजों के पिट्ठू थे इस देश में, इनके ऊपर काफी लांछन लगे कि गवाहियां दी हैं, अंग्रेजों का साथ दिया, तो इन्होंने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि जवाहरलाल नेहरू के अंग्रेजों के नेता होंगे उनको धूमिल करेंगे। अब देखिए कि उनके इमेज को टर्निश किया जाए। और जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर के 2 टुकड़े किए थे, नहीं किए थे? आज तक ये आरएसएस के लोग पूरी लाइफ एक काम करते रहे कि इस देश के कांग्रेस के बड़े नेता जिनका देश की आजादी में योगदान है और कांग्रेस के जो सर्वमान्य नेता हैं उन पे अनर्गल आरोप लगाते रहो, हमेशा लगाते रहे, लेकिन सोनिया गांधी का देश की आजादी में योगदान था। अनर्गल आरोप लगाते रहे, अनर्गल आरोप हमेशा लगाते हैं और आज भी लगाते आ रहे हैं। सोनिया गांधी जी के पिताजी का हम तो दावेदार हैं, वो नाजी पार्टी की सदस्य भी वहां जब आजादी की लड़ाई चल रही थी। अरे यार कुछ तो देखिए, अब सोनिया गांधी आज हम उत्तर प्रदेश में बात करें तो इसी पे कॉन्सेंट्रेट करिए। मुझे आप दोनों को रोकना पड़ेगा। अनिल जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप दोनों को रोकना पड़ेगा, माफ कीजिए। लेकिन दरख्वास्त सबसे यही करूंगी, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करें तो बेहतर होगा। आपके पास जरूर आऊंगे अखिलेश प्रताप सिंह, आप कुछ कहना जरूर चाह रहे हैं, लेकिन पंखुड़ी पाठक, ये जो एक बहुत बड़ी वर्चस्व की लड़ाई एक तरीके से हम कह सकते हैं, बहुत पुराना मामला है। मेरी बात सुनेंगे आप? देखिए बहस की शुरुआत में मैं यहाँ पर एक एक करके दरख्वास्त करूंगी, सब बोले। पंखुड़ी पाठक आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से ये एक इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सामने, एक ही पार्टी में, पार्टी के एक दिग्गज नेता और एक युवा चेहरे के बीच में एक इंटरेस्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आया है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में राज है किसका, चाचा का कि भतीजे का? देखिए, राज तो मुख्यमंत्री जी का ही है, लेकिन क्योंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कई सारे इसमें बड़े नेता हैं और मुख्यमंत्री जी से काफ़ी सीनियर हैं, तो सब लोगों का, सबकी सहमति से, सबके एडवाइस से डिसीजन लिए जाते हैं। अब आप इसे घमासान कहिए, महाभारत कहिए, ये तो कई सारे मीडिया चैनल और बाकी जितने भी राजनीतिक दल हैं इसमें अपना अपना वो लोग देख लेते हैं कि जो उन्हें सूट करता है उसके हिसाब से। लेकिन पार्टी पूरी तरह से एक मत है, एकजुट है, कोई भी किसी भी तरह की लेकिन बार बार ऐसा क्या होता है, कभी डीपी यादव के नाम पर, कभी मुख्तार अंसारी के नाम पर, दोनों के डीपी यादव कॉन्फ्लिक्ट सामने आता रहता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का जो इस बारे में जो उनकी सोच है वो बहुत साफ है। किसी भी तरह के गुंडों को, माफियाओं को वो पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं और डीपी यादव को हटाने का सबसे बड़ा मकसद यही था। और अभी भी आप देखेंगे कौमी एकता दल में जितने भी लोग हमने शामिल करे हैं, हमने मुख्तार अंसारी को नहीं शामिल किया है। लेकिन जरूरत क्या है? समाजवादी पार्टी को ऐसा नहीं लगता कि उनके खुद के मुख्यमंत्री में उतना भरोसा है, उन्हें बाकियों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव खुद कहते हैं हमें किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है, हम खुद आगे बढ़ सकते हैं, जनता के बीच में जा सकते हैं। हमने किसी के साथ गठबंधन नहीं किया है या किसी का समर्थन नहीं लिया है। कौमी एकता दल के कार्यकर्ता और उनके नेता ये चाहते थे कि वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएं। मुख्यमंत्री जी की छवि ऐसी है और जो विकास उन्होंने पिछले 4 साल में किया है, आज की डेट में हर कोई उनसे जुड़ना चाहता है। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता चाह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में आ जाएं। तो इसके चलते ही कौमी एकता दल के जो कार्यकर्ता थे, उनका जो नेतृत्व था, उनको ऐसा लगा कि उन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए और इसके तहत ही विलय हुई है। जी अखिलेश प्रताप सिंह आपके पास आएंगे, लेकिन आपसे दरख्वास्त है अगर उत्तर प्रदेश में ही बात करें तो बेहतर होगा, क्योंकि आज का डिबेट उत्तर प्रदेश पे ही है। जी बोलिए। मैं भी तो कुछ कहूँ आपकी अनुमति से, मैं चुप्पी बैठा रहा हूँ। नहीं भदौरिया जी आपके पास आते हैं, बस 1 मिनट। जी अखिलेश प्रताप,
आप भी फेयर डिस्कशन कराएं। हम जितने समय बोले डिस्टर्ब किया जा रहा है, 2 विंडो काट के लड़ाई दिखा कर के आप अपना, उसके बाद आप बोलते हैं कि लोग आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग न करें, डिस्टर्ब न करें। तो ये बेहतर नहीं। अगर कोई जबरदस्ती बीच में बोला तो आप उसको म्यूट कर दें, क्या करना, जिसकी बारी है वो बोले। हम तो बार बार यही करें कि मुद्दे की बात हमारे ऊपर जो वही कर, हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं वो दुनिया को पता है। उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। डिबेट अगर ना करें तो बेटर होगा। अनिल बलूनी जी और अखिलेश नहीं, सबसे पहले उन्होंने इंटरफेयर किया था। नहीं प्लीज देखिए, ये एक नेशनल डिबेट है, देश की जनता ऐसे सुन रही है। व्यूअर्स के लिए कम से कम थोड़ा बहुत अगर आप अपनी सीनियरिटी दिखाएंगे तो बेटर रहेगा। दरख्वास्त ये है। अखिलेश जी बताइए, अपना पॉइंट बताइए। देखिए, फिर अभी आपने डिस्टर्ब उन्होंने किया, आपने दोनों का नाम लिया। अखिलेश जी प्रयास मत किया करें, बात रखिए। नहीं, आप आरोप लगा दे रहे हैं, मैं बात रख रहा हूं, लेकिन आपने दोनों का नाम क्यों लिया? मैंने तो डिस्टर्ब किया नहीं। आप बोलिए बलूनी जी, आप कहना अखिलेश जी मुद्दे की बात कीजिए। मैं बोल ही नहीं रहा हूं, हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। आपने बोल दिया इसलिए मुझे उसका जवाब देना पड़ा। जी बोलिए। मैं यही कह रहा हूं कि एक तरफ अनर्गल आरोप एक त्यागी तपस्वी पे लगाया जाता है, एक तरफ शूटर है, क्रिमिनल है, पेशेवर अपराधी हैं। दोनों में फर्क ये है, कांग्रेस में और बीजेपी में। हमारे ऊपर कभी भी किसी पे आरोप लगे, हमने उस पर कार्रवाई की। इनके यहाँ संरक्षण दिया जाता है, उनको पटना दिया जाता है, पूरी सरकार उनके लिए खड़ी होती है और उनको बताया जाता है कि नीट एंड क्लीन है, जब तक अदालत उन्हें पकड़ ना ले, सजा ना दे दे। आज यूपी में क्या हो रहा है, मैंने उदाहरण दिया आपको। किसी यूपी में उत्तर प्रदेश के जितने शातिर क्रिमिनल पेशेवर गैंगस्टर जिन्हें बोलते थे, उन लोगों को मंत्री पद की शपथ किसने दिलाई? कल्याण सिंह ने दिलाई। आज भी यूपी के बीजेपी अध्यक्ष के ऊपर कितने केसेज हैं, मर्डर तक के केसेज हैं। हम राष्ट्रीय, अब चूंकि आपने यूपी से बात की तो हम देश से नहीं शुरू कर रहे हैं, यूपी से बात कर रहे हैं। इनके जितने सांसद हैं उसमें 40% पे आपराधिक मुकदमे हैं। यूपी से जितने इनके मंत्री परिषद में लोग हैं उसमें 50% से ऊपर लोगों पे आपराधिक, वो छोटे मोटे नहीं, संगीन अपराध के मुकदमे हैं। तो अपराधियों से प्रेम तो जितना बीजेपी को है, जितना करप्शन वालों से प्रेम बीजेपी को है, समाजवादी वो तो छुपा नहीं है। कांग्रेस ये चाहते हैं, ये बाद में समाजवादी पार्टी और बसपा ये उसके नीचे आते हैं। हाँ, इनके भी प्रेम गैर कांग्रेसी तीनों दलों को। हाँ। लेकिन बीजेपी तो खैर महारत है, वो पितामह है अपराध की और भ्रष्टाचार की। हाँ। जितने लोग आज की तारीख में बीजेपी के पदों पे हैं, हम पूरब से अगर शुरू करें, पूरब के सांसद से शुरू करें, पश्चिम के सांसद तक चले जाइए, जी, दक्षिण तक चले जाइए, एक एक नाम हम गिना सकते हैं। चलिए, ये अपराधियों के बल पे रह करके और स्वच्छ राजनीति देने की जो बात करते हैं, ये अखिलेश जी आपके आरोपों का जवाब लें। ये बिल क्यों नहीं लाते हैं? ठीक है, सवाल आपने दागा है, अनिल बलूनी जी से जवाब लेते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी मोदी जी ने कहा था कि अपराध नीति में अपराधियों के लिए हम एक बिल लाएंगे और 1 साल में फैसला कर देंगे। क्यों नहीं ला रहे हैं बिल? क्योंकि इनके सारे लोग। देखिए, भदौरिया जी भी कुछ बोलना चाहते हैं। जी, बलूनी जी दरख्वास्त है, जल्दी अपना पॉइंट रखिए, उसके बाद में जाऊंगी। तो दीजिए, सब आरोप हम पे लगा रहे हैं। जी, बताइए, उसके बाद मुझे भदौरिया जी के पास भी जाना है। नहीं, आपने भी ये गलत बात कर रखा है, मुझे बैठा रखा है, इन्हीं लोगों को आपने बहस करा रखी है। भाई अनिल जी बहुत जल्दी देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ताओं नहीं बिल्कुल नहीं भाई, सब में देखिए डिबेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अंसारी को शामिल कर लिया उस पे, और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी पे हमला करेंगे, तो हमको जवाब देने का समय तो देना पड़ेगा ना। जी बताइए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने देश और इंटरनेशनल सारी बातें की है। नहीं, वो अभी संघ की बातें कर रहे हैं। संघ के बारे में वो कभी समझ नहीं सकते। अगर हम सोनिया गांधी के इतिहास के बारे में बता करेंगे, लंदन से लेके और इटली तक के बारे में, तो बैठ नहीं पाएंगे डिबेट पे। इसलिए हम चर्चा को उधर उतने निकृष्ट लेवल पे ले जाना नहीं चाहते जो कांग्रेस के प्रवक्ता महारत है जितनी उनकी। समाजवादी पार्टी पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, चाचा भतीजे की लड़ाई के बारे में बात करने के लिए बैठे। पॉइंट रखिए ना अनिल जी, पॉइंट रखिए ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कि नहीं, रुकिए, देखिए आप ऐसा मत कीजिए आज, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सब लोग क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सब लोग क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता की ओर लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टियां सिमट रही है, और जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनका कहीं नामो निशान नहीं है, अपना चुनाव भी नहीं बचा पाएंगे चुनाव में। तो इसलिए ये चाचा भतीजे की लड़ाई नहीं, ये नूरा कुश्ती है। ये बातचीत होके कर रहे हैं, एक आदमी शामिल करता है, दूसरा नाराज हो जा रहा है। ये सब गुंडों के दम पर, अपराधियों के दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। 5 साल काम किया नहीं और अब अपराधियों के
संरक्षण में जाके उनसे चुनाव की मदद मांग रहे हैं, यही सच्चाई है। जी जी भदौरिया जी, क्या ये इसमें कुछ सच्चाई आपको लगती है? जैसा बता रहे अनिल बलूनी जी की बीएसपी सिमटने की कगार पर है। देखिए, वो तो समय बता देगा कौन सिमट गया है। लोगों ने दिल्ली के चुनाव में भी देखा क्या किस हाशिए पे बीजेपी पहुंची, और बिहार में इनका सफाया हो गया। उसके बारे में यहाँ बहस का विषय नहीं है, मैं उसको बाद में किसी दिन रखूंगा। पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आप जान लीजिए, वहां पर आप अगर देखेंगे, इनके मंत्रियों ने घुस घुस कर थानों के अंदर, इनके एमएलए ने थानों में घुस घुस कर हजारों तो सैकड़ों तो पुलिस वालों को ठोका पीटा है। ये क्या बात करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? इनके लोग राइफलों को लहराते हुए चलते हैं। इनके यहाँ जेल के अंदर राइफलें चल रही हैं, बंदूकें चल रही हैं, बर्छे चल रहे हैं। बनारस जेल का उदाहरण दूं कि मैं आपको अयोध्या की जेल का उदाहरण दूं, और तो और अखिलेश यादव जी का गृह जनपद इटावा इनके लिए शर्म में डूब मरने वाली बात थी। वहां का एक गांव है संतोषपुर इटगांव, वहां की सभी महिलाओं को नग्न करके इनके गुंडों ने घुमाया वहां पर गलियों में, सड़कों पर, और ये कुछ नहीं कर पाए उनके खिलाफ। क्या करेंगे समाजवादी पार्टी के लोग? और ये इनका चरित्र है, और ये चरित्र अब इन्होंने उसकी और भीड़ बढ़ानी शुरू कर दी है। जैसे इन्होंने मुख्तार अंसारी को लिया, जैसे पहले किसी टाइम पे इन्होंने फूलन देवी को ले रखा था, अतीक अहमद को ले रखा था, और इसकी आप कोई बेशुमार भीड़ इनके पास, इन्हीं लोग पॉलिटिकल वर्कर है नहीं। नाम जरूर लेते हैं डॉक्टर लोहिया का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का अंश मात्र नहीं है उनमें। और डॉक्टर लोहिया आज, लेकिन यहाँ पर भदौरिया जी आपको अखिलेश यादव की तो तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एक साफ सुथरी छवि वाली पार्टी चाहते हैं, और डीपी यादव को तो आना ही नहीं देना चाहते थे, मतलब उनको निकाल दिया था। मुख्तार अंसारी को नहीं आने देना चाहते हैं, तो आपको तारीफ करनी चाहिए उनकी। वो तो कुछ है ही नहीं। उनके यहाँ 1 दर्जन तो मुख्यमंत्री हैं, हर गली मोहल्ले में मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं चाचा। भदौरिया जी, आप लोग पैसे लेके टिकट क्यों दे रहे हैं, इस पर भी थोड़ा जवाब दे दीजिए। ये तो एक निरीह व्यक्ति है, इनकी कोई सुनता ही नहीं है, वो खाली रोते रहते हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है। फिर वो किसी मंत्री को निकालते हैं और फिर बाद में डांट दी जाते हैं। भदौरिया जी, आपकी पार्टी की तरह ये तानाशाही नहीं है ना, यहाँ पर सबकी बात सुननी पड़ती है। यहाँ पर जमीन, बाकी नेताओं को जमीन पर नहीं बिठाया जाता है, सबकी सहमति से यहाँ पे निर्णय लिए जाते हैं। तुम निकम्मे हो, तुम्हारे मंत्री चोर हैं, तुम्हारे मंत्री चोर हैं, तुम निकम्मे हो। ये भी बता दीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने क्या बोला है मायावती जी के बारे में, वो भी बता दीजिए। दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी, इस पे भी थोड़ा कुछ बोल दीजिए। इसलिए वो किसी न किसी तरह से कुर्सी पे चिपके रहना चाहते हैं, पर इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इनको बाहर का दरवाजा दिखाएगी, और इनकी उत्तर प्रदेश में ऐसी हालत होगी कि ये कभी भी राजनीति में फिर सिर उठाकर चल नहीं पाएंगे। जी पंखुड़ी पाठक, आपको लगता नहीं कि अखिलेश सरकार के लिए लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ी समस्या रही है, एक बहुत बड़ी कमजोर कड़ी रही है, चाहे वो मथुरा का मामला हो या फिर कैराना का मामला हो, यहाँ पर हाशिए पर जरूर आ जाती है सरकार? देखिए, अक्सर बाकी पार्टियों को कोई मुद्दा मिलता नहीं है समाजवादी पार्टी पे वार करने का, क्योंकि विकास 4 साल में इतना हुआ है कि उस पे कोई बात ही नहीं कर सकता। उसको कोई किसी तरह से काउंटर ही नहीं कर सकता। तो क्या आप देखिए, नहीं देखिए, हम लोग अपनी गलती भी मानते हैं और अपनी गलती सुधारते भी हैं। मथुरा में जो हुआ, हम पे हर तरह के राजनीतिक आरोप लगाए गए कि इनका इनसे लेना देना है, जिनका कोई तथ्य नहीं है, जिनका कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर रहा, और ये हमारे मुख्यमंत्री जी का बड़प्पन है कि आते ही उन्होंने सीधा इस बात को माना कि हमसे गलती हुई है और इसको हम सुधारेंगे, और उसके बाद बहुत अच्छे ढंग से वहां पर सारी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया गया। वहां हजारों लोग फंसे हुए थे, उनको सही सलामत उनके घरों तक पहुंचाया गया। और ये कहना बहुत आसान है कि वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन आप ये समझिए कि एक ऐसी जगह पे जहां हजारों महिलाएं, बच्चे, जो कि बूढ़े लोग फंसे हुए हैं, वहां पर ये लोग चाहते हैं कि हम जाकर वहां पे टैंक घुसा दें, वहां पे गोलियां चला दें। तो ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि किस तरह से उस ऐसी सिचुएशन में क्या एक्शन लेना चाहिए। हम लोगों का इंटेलिजेंस फेलियर रहा, उस पर हम लोगों ने जनता से माफी मांगी, और जो पुलिसकर्मी वहां पर जो पुलिसकर्मी शहीद हुए, उनके परिवारों को पूरा हम लोग जिस तरह से उनका साथ दे सकते हैं उस तरह से हम लोग साथ दे रहे हैं। बसपा ये क्यों नहीं बताती है
कि इन पे ये जो बार बार आरोप लगता है कि ये लोग पैसे लेकर टिकट देते हैं, और वो छोड़िए, इनके राज में हर चीज का प्राइस फिक्स होता है, हर चीज के पैसे फिक्स होते हैं कि इतने पैसे ऊपर जाएंगे, और ये आरोप पहली बार नहीं लगा। और ये बाबा साहेब की बात करते हैं, ये कांचीराम की बात करते हैं। जी भदौरिया जी, इन्होंने दलितों को, जितना इन लोगों ने दलितों को गुमराह किया है, दलितों के साथ धोखाधड़ी करी है इन्होंने, मायावती जी ने पूरे प्रदेश का खजाना खत्म कर दिया अपनी मूर्तियां लगाने में। पंकुड़ी अब इनसे हम जवाब देते हैं। भदौरिया जी, आपसे एक और सवाल है। आप मुख्तार अंसारी पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि आज की पूरी बहस का मुद्दा यही है। दाऊद इब्राहिम के नाम से भी एक कॉलेज शुरू कीजिए। जी भदौरिया जी सुनिए, मुख्तार अंसारी की आपने बात की, आप एक बार बताइए, आपकी पार्टी के भी वो विधायक रह चुके हैं, 2005 में वो जेल में बंद हुए, 2010 तक वो जेल में बंद थे, तो आप उन पर अब सवाल उठा रहे हैं, तो आपकी पार्टी के भी विधायक रह चुके हैं, और 2010 तक आपकी पार्टी के मेंबर थे, वो 2005 में जेल में बंद हुए थे। वो भदौरिया जी सुन पा रहे हैं आप हमें? मैं कुछ बोलूं? चलिए, भदौरिया जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जब तक लाइन कनेक्ट होती है, अखिलेश प्रताप सिंह जी बताइए, क्या बताना चाह रहे हैं अखिलेश जी? देखिए, उत्तर प्रदेश में पिछले 27 वर्षों से गैर कांग्रेसी सरकारों ने, पार्टियों ने रूल किया है, और सबको कई बार मौका मिला, और सबको फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ में मिला। कई बार तो अलायंस से भी मिला, एक बार सबको क्लियर मेजॉरिटी के साथ में मिला। लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला? सब ने यहाँ सांप्रदायिकता, अपराध, भ्रष्टाचार और इस प्रदेश का दोहा नहीं किया, सबको देख लिया है। अब जिस तरह से कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ रहा है, कांग्रेस अपनी नीतियों से, अपनी विचारधाराओं से कभी समझौता नहीं किया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था स्थिति खराब है। लाख मुख्यमंत्री जी, कभी 10 मंत्री को सस्पेंड कर दिए, एक बार 10 मंत्रियों को पर कतर दिए, आज एक को हटा दिया। लेकिन ग्राउंड स्तर पे अभी भी थानों पे आप चले जाएं, कचहरी में चले जाएं, अपराध है। बसपा के समय पे इस तरह से चीज़ों में कमी नहीं थी, वो भी अपने प्रचुर मात्रा में एकदम उत्कर्ष पे थे अपराध के। बीजेपी की हुकूमत में सांप्रदायिकता, अपराध दोनों का कॉकटेल आपने देखा है, किस तरह से यहाँ पे दंगे हुए, कैसे कैसे क्या हुए। और आज भी बीजेपी रूल्ड स्टेट नज़ीर हैं कि जहाँ पे हिंदुस्तान में कर्फ्यू लगता है, गुजरात और हरियाणा कर्फ्यू लगता है, मिलिट्री आती है, नेट सेवाएं बंद होती हैं, और व्हाट्सएप बंद होता है, SMS बंद होता है, तो वो स्थिति यूपी की जनता एक्सपेरिमेंट अब नहीं करना चाहती है। इन सारे लोगों का सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि सब लोग बहुत दिनों से दिखते जा रहे हैं, और अभी तो इधर पिछले करीब 2-3 वर्षों में तो सबका खूब ठीक से और खुलासा हुआ है। तो ये कहना कि आज की तारीख में कि ये लोग लड़ाई में होंगे, ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं होंगे। ये लोग का सिर्फ एक प्रयास है कि एक पार्टी का प्रयास है कि सांप्रदायिकता फैला करके हम काम कर लें, एक पार्टी का प्रयास है कि हम जो है ताकत के बल पे सत्ता ले लें, दूसरी पार्टी का प्रयास है कि हम भी ताकत और माफिया के बल पे सत्ता ले लें। सब जगह यही स्थिति है। अकेली कांग्रेस पार्टी है जो अपने नीतियों, विचारधाराओं, सिद्धांतों के आधार पर वोट मांग रही है, और हमें यकीन है कि जनता ही पार्टी है जो अपने दम पर उत्तर प्रदेश का उद्धार करेगी, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो कहते हैं। अनिल जी, वो तो कहते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो उत्तर प्रदेश का उद्धार कर सकती है, बाकी किसी भी पार्टी को वो इस रेस में शामिल ही नहीं करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस के बारे में उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में तो बात करके समय खराब नहीं करना चाहूँगा। कांग्रेस का ना 3 में ना 13 में है, ये ज़बरदस्ती कूद रहे, इनका कहीं अस्तित्व उत्तर प्रदेश के अंदर बचा नहीं है। देखिए, अब हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का मनोबल कैसे बढ़ रहा है, और क्यों नहीं बढ़ेगा जब अंसारी जैसे लोगों को बिल्कुल थारी परोस के लाया जाएगा। और देखिए, आगरा जेल से लखनऊ भी ले आया गया है, VIP जैसे लोगों को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। अपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में बताओ, हम बीच में बोलना क्षमा करना। आपका प्रदेश अध्यक्ष कैसा है? देखिए, आपका प्रदेश अध्यक्ष कैसा है? इनकी आपने जो अभी हमने क्षमा मांगते हुए बूढ़ा भी हो जाए, हमने गुलाटी खाने से मानेगा नहीं, क्षमा मांगते हुए पूछा है, हमने क्षमा मांगते हुए बूढ़ा हो जाए, मत बोलो, हंसी का बात गुलाटी खाने से नहीं मानता है। तो अखिलेश जी गुलाटी खाने से मानेंगे नहीं, बोलो, बीच में बोलने से चूकेंगे नहीं।
मैंने क्षमा मांगते हुए बोला था कि आप अपराधी को अध्यक्ष बना रहे हो और दूसरा अपराधी को अखिलेश जी को कंप्लीट करने दीजिए। आप दोनों एक दूसरे के बात के बीच में जरूर इंटरफेरेंस करेंगे। मैंने कहा फिर से एक बार जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं भी क्षमा मांग के कह रहा हूँ, मैं भी क्षमा मांग के कह रहा हूँ कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा ही जेल पर हो, चोरी के केस में, भ्रष्टाचार के केस में, असल में क्या खेल है? ये समाजवादी पार्टी की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी को बचाना चाहती है और चर्चा नहीं होने देना चाहती है। अंसारी के मामले में चर्चा नहीं होने देना चाहती है विलय पर। अरे कब तक परजीवी बन के रहेगी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में? क्या परजीवी बन के रहेगी कि समाजवादी पार्टी के सारे समय निकालेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। मंत्री पत्रकारों की हत्या कर रहे हैं, मंत्री पत्रकारों की हत्या कर रहे हैं। 50 ऐसे सीसीटीवी फुटेज आ चुकी है कि टोल नाकों पर समाजवादी पार्टी के मंत्री मारपीट कर रहे हैं, गुंडाई कर रहे हैं। क्यों नहीं मनोबल बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों का? आज अखिलेश यादव जो एक सौम्य चेहरा बन के उभर के आए थे, कहां ले गए इन 4 सालों के अंदर उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की विदाई की तैयारी कर रही है। किसी हालत में अखिलेश यादव को अब दोबारा से मौका नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी भी बहुत पीछे, भारतीय जनता पार्टी इस गुंडई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधीकरण के खिलाफ सशक्त भूमिका में निकल के आई है। और भारतीय जनता पार्टी पॉइंट टेकन। बीजेपी कह रही है कि वो उद्धार करेगी, कांग्रेस कह रही है वो उद्धार करेगी, और इस बार अखिलेश का जाना तय माना जा रहा है। पंखुड़ी, क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं कांग्रेस के जो यहाँ नेता हैं उनसे एक बात कहना चाहूंगी। कई बार मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को सुनती हूँ और उनका एक आर्ग्यूमेंट हमेशा ये रहता है कि 27 साल से हमें मौका नहीं मिला तो अब हमें मौका मिल जाना चाहिए। तो इससे तो ज्यादा मतलब मजाकिया मैंने आर्ग्यूमेंट कभी सुना नहीं है कि आपको मौका नहीं मिला इसलिए हम आपको मौका दे दें ना। आपको भ्रष्टाचार आपने इतना मचा दिया देश में कि आपको देश के मतलब देश से ही नहीं हर राज्य से भी लोगों ने धक्का मार के बाहर कर दिया। ना आपके पास नेतृत्व है, ना आपके पास चेहरा है। आपके पार्टी के जो फेस है राहुल गांधी, जहां पर वो जाते हैं वहां पर आपके चुनाव में बुरी हालत हो जाती है। 2012 में हमने देखा जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन करते हैं वो पार्टी बुरी तरह से हार जाती है राज्यों में। तो आप लोग तो कुछ ना कहे तो अच्छा ही है, क्योंकि आपका तो कोई अस्तित्व नहीं है। और आपने बताइए, प्रशांत किशोर जी भी परेशान होकर उत्तर प्रदेश से भाग गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कैसे खड़ा किया जाए। और जहां तक बात भाजपा की है, आप अगर आप 2012 के चुनाव का भी देखेंगे तो आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए। परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा क्रिमिनल जो है वो भाजपा में है उत्तर प्रदेश में, जो एमएलएस की बात है। और शिवसेना के बाद भी देश भर में जो सबसे ज्यादा एमपी क्रिमिनल है वो भाजपा में है। क्या बात कर रहे हैं? परसेंटेज गुंडों की पार्टी, दबंगों की पार्टी होने के बाद कैसी बातें कर रहे हैं? और जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है वहां पे कानून व्यवस्था की क्या हालत है? हरियाणा इतने दिन जलता रहा, उत्तर प्रदेश की बात क्या हालत हो रही है? उत्तर प्रदेश की बात क्यों नहीं करनी है? क्यों डरती हो आप उत्तर प्रदेश की बात करने में? इतना बढ़ गया है, डर लगता है उत्तर प्रदेश की बात करने में? होता है आए दिन। बलूनी जी, अभी तो नवंबर में अशोक चंडेल को भाजपा ने ज्वाइन कराया लगा है। आगे नेताओं की अगर बात करते हैं इस तरह की तमाम इनके प्रदेशों में कानून व्यवस्था की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई हैं और ये उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। ये किस तरह की राजनीति उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं ये तो उसी दिन जाहिर हो गया था जब केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए पंखुड़ी जवाब लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बलूनी जी बताइए। सुनिए जी, अरे सुन लीजिए, मैं बोलूं? देखिए, मैं एक कविता किसी ने 4 लाइनें भेजी है, सुना देता हूं समाजवादी पार्टी के लोगों के लिए। क्या बतलाए नेताजी कैसा उपकार किया तुमने, पुत्र मुंह में यूपी का क्यों बंटाधार किया तुमने। पत्रकार मारे जाते हैं बस गुंडों मौज रहे, हत्यारों को भूलकर दरोगा भैंसा और बकरी खोज रहे। त्राही त्राही कर रही जनता, एक अंतिम एहसान करो, नेताजी परिवार सहित अब सफाई के लिए प्रस्थान करो। ये लोग लिख के भेज रहे हैं, अभी सुन लीजिए आपके लोगों के लिए। चलिए, बलूनी जी ने तो कविता के जरिए अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दिए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, समय कम है, बताइए आप क्या बोलना चाहेंगे? हाँ बस देखिए, अभी सपा के प्रवक्ता ने बोला कुछ, मैं बच्चों के ज्ञान और बच्चों के जितना तजुर्बा उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता, क्योंकि अपने ज्ञान और शोध के आधार पर ही अगला बात बताता है। हम बस व्यक्तिगत कमेंट मत कीजिए, अपना पॉइंट। 27
27 साल हमने नहीं कहा कि हमको नहीं दिया सत्ता इसलिए हमें दो, हमने कहा 27 साल से दोहन किया है इस प्रदेश के 3 गैर कांग्रेसी हुकूमतों ने। हम याचना नहीं करते हैं, हम राजनीति में हारेंगे जीतेंगे, दोहन कर दिया। उस पे हमें एतराज नहीं है। जनता कभी राजनीति में जनता कभी टीका लगाती है, कभी नीचे बिठाती है, कभी सिंहासन पे बिठाती है, हमें वो सहर्ष स्वीकार है। हमारे आपको नीचे ही बिठा दिया है, हमारे पास नेतृत्व है, परमानेंटली नीचे बिठा दिया, कांग्रेस मुक्त कर दिया देश को। हाँ, चिंता मत करो, अंग्रेज भी कांग्रेस मुक्त करने में लगे थे। अंग्रेज राहुल समय के हमारे पास कम है, क्योंकि इस डिबेट में उत्तर प्रदेश के अलावा कई और मुद्दों पर भी बात हुई है। ये सही रहता अगर उत्तर प्रदेश पे ज्यादा कंसंट्रेशन रहता, हालांकि उत्तर प्रदेश की जनता ही तय करेगी कि उसे करना क्या है। लेकिन आज के मुद्दे के तहत अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में जो टकराव है वो कहां तक जाता है, अभी थोड़े समय में हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार पार्टी का स्टैंड इस पूरे मुद्दे पर क्या रहता है और चुनावी सेहत पर खासतौर पर इसको लेकर पार्टी पर क्या पड़ेगा। बहुत आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया बिग स्टोरी बिग डिबेट में हमारे साथ आज शामिल होने के लिए।